Okay, so today we will start with new chapter. आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है and that is mechanical properties of solids. So we are going to start with chapter number 7. मैकेनिकल नहीं, ये थर्मल प्रॉपर्टीज है क्योंकि मैकेनिकल हमने अभी अभी देखा था, तो हम अभी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Thermal properties of matter. Right, and I will be taking only that part from this chapter which is not deleted for this year, क्योंकि इसमें जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं they are not really important to us. जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम लेंगे. So we will directly start with 7.5 which is thermal expansion. तो बेसिकली सबसे पहले जब हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है. जैसे आपने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वैसे थर्मल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमने देखा था, मतलब हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स लेंथ चेंज कर सकता है. तो लेंथ चेंज हुआ तो फिर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर यंग्स मॉड्यूलस, ये सब डिफाइन करते हैं. अगर उस फोर्स ने वॉल्यूम चेंज किया तो फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन और बल्क मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं. अगर उस फोर्स ने शेप चेंज किया तो फिर हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन करते हैं. राइट, तो एनीथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल फोर्स दैट इज दैट गोज इनटू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मतलब क्या होगा कि हाउ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस विथ टेम्परेचर. तो मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो गैस के साथ क्या होगा, लिक्विड के साथ क्या होगा और सॉलिड के साथ क्या होगा. ये तीन चीजें हैं. हमारा यहाँ पे मैक्सिमम फोकस है सॉलिड्स पे, तो वी विल बी कंसिडरिंग मैक्सिमम, वी विल बी लुकिंग एट सॉलिड्स. बट जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे. हमको पता है कि गैस में, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में डिफरेंस क्या होता है. गैस में फर्स्ट ऑफ ऑल any two molecules or atoms of gas, they are at very large distance apart and they are in a continuous state of random motion. तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है. सो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा बेसिकली. तो गैस डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. दे बेसिकली डोंट इवन हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डेफिनेट वॉल्यूम? ऑफ कोर्स अगर मैंने गैस को एनक्लोज करके रखा है कंटेनर में तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस गैस को कंटेनर में डाल दिया तो फिर मैक्सिमम वॉल्यूम इज एम्प्टी, क्योंकि दो गैस के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज एम्प्टी स्पेस. So the actual volume occupied by gas molecules is far less as compared to the container or the vessel in which the gas is enclosed. Right. अब अगर मैंने इस गैस को हीट किया तो गैस हीट करने से क्या होगा. गैस को हीट करने से ये होगा कि, इसको तो कंटेनर में रखता हूं मैं, तो गैस को हीट करने से ये होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हीट एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स को जाएगा एंड दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी. मैं गेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले खुद वो रैंडम मोशन में है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी हीट अवेलेबल होता है, तो ऑलरेडी गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना. 27 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर. तो ऑलरेडी गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, तो दे आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. तो मतलब दे ऑलरेडी हैव काइनेटिक एनर्जी. बाय द वे हम वो आगे सीखेंगे, इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. इंटरनल एनर्जी क्या है हम आगे सीखेंगे वो. बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस.
अब जब मैं हीट कर रहा हूँ मतलब मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूँ, मतलब गैस मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेगा एंड दैट गैस मॉलिक्यूल विल मूव विथ फास्टर स्पीड, ज़्यादा स्पीड से मूव होगा, मतलब देयर इज गेन इन द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है तो वो कोलाइड होंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब गैस मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग फास्टर, एक तो एक्सपांशन तो होगा ही, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, राइट, वो तो होगा क्योंकि गैस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो गोइंग अप, एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं वो बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा एनर्जी नाउ। तो एज यू इंक्रीज टेम्परेचर volume is going to increase of course. As you increase temperature pressure is also going to increase. Why pressure is increasing? क्योंकि pressure define कैसे करते हो आप, force per unit area। force कहाँ से आया? force आता है momentum से, आपको पता है momentum, second law of Newton, F is dp by dt। तो लिंक इट, सिर्फ समझ लो अच्छे से क्योंकि ये 12th में भी आपको बहुत काम में आएगा और मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब मैंने उस गैस को हीट किया तो गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, मतलब गैस का वेलोसिटी चेंज हो गया, बढ़ गया, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, dp by dt आ गया। जब मोमेंटम चेंज हो गया तो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पे कोलिजन्स ज्यादा करेंगे, मतलब फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बराबर। फोर्स एक्सर्ट करेंगे किस पे? ऑन द गिवन एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, मतलब प्रेशर की बात हो रही है, राइट, गुड। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे प्रेशर बढ़ा, वन थिंग। ऑल्सो गैस मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। बाय द वे इसको आप नाम देते हो, इसमें से एक गेलुजैक्स लॉ है और एक चार्ल्स लॉ है, तो ये है बेसिकली, ओके। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे ये बताना है कि गैस को हीट करने पे गैस एक्सपैंड हो सकता है, ये मुझे बताना था ओवरऑल, राइट। अब लिक्विड्स में क्या होता है? तो लिक्विड्स में भी सिचुएशन मोर और लेस गैस जैसा ही है, विद ओनली डिफरेंस कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर लिटिल क्लोजर टू ईच अदर एज कंपेयर टू गैस। तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली कंपेयर टू गैसेस, राइट। तो जब मैं हीट करूंगा तो वापस वही सीन होने वाला है, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब देयर इज एक्सपेंशन, राइट। अब as I told you right in the beginning of this chapter कि we will be mostly concerned with solids। तो solids में क्या होगा? It is interesting to see, right। तो solid में क्या होता है? Let me take a rod। ये एक रॉड है, मान लो मेटालिक रॉड है, okay। now we have a metallic rod, then इसमें अगर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आप देखोगे तो फॉर अ रॉड इंटर एटॉमिक or intermolecular distance, so let me do it in a proper way, I'm sorry but I would like to do it in a proper way because I don't like improper things at all, I am sorry for this, मुझे properly करने दो, even if it takes time, doesn't matter really, okay। So good, this is good। अब ऐसा है कि सॉलिड्स में
there is a very proper orderly arrangement of atoms or molecules. तो ऐसा है. ओके, अब वी ऑलरेडी नो, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये जो रॉड है इसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके पास एनर्जी है, और हम अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एनर्जी है, राइट? तो बाय द वे दीज आर आयन्स, और आई एम वेरी श्योर कि आपका केमिस्ट्री में आयन्स हुआ होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. अगर हमारे पास एक एटम है, और माय वे ऑफ नोटेशन इज डिफरेंट, मैं इनर मोस्ट शेल को ऐसा क्रॉस मारता हूँ, मतलब इनर मोस्ट शेल फिल्ड है, आई डोंट केयर वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो सारा फिजिक्स है वो बाहर के शेल से होता है. इनर मोस्ट शेल फिल्ड है, राइट? एक शेल होगा, दो शेल होगा, तीन होगा, वो फिल्ड है. द मेन फिजिक्स इज फ्रॉम द आउटर मोस्ट, जिसको आप वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, है ना, वैलेंस शेल बोलते हो आप. तो अभी नॉर्मली क्या होता है, मान लो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेटल्स में दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, इसलिए मेटल गुड कंडक्टर होता है. तो इवन एट रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट टू बिकम फ्री. क्यों? क्योंकि एक चीज ये भी है कि फॉर मेटल्स विच हैज, मतलब मेटल है तो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, उस केस में इनर मोस्ट शेल फिल्ड है, और जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है. बिकॉज दे आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, attractive force between negative electrons and positive nucleus is less. क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम है, इन शॉर्ट, उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो रूम टेम्परेचर पे हीट के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, राइट? एंड एटम ओवरऑल इज न्यूट्रल. आपको पता है एक एटम में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतना ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड ओवरऑल. बट एट रूम टेम्परेचर, एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन्स कैन बिकम फ्री इजीली. तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो सकता है और होता है. तो अभी भी एक नेगेटिव चार्ज चले गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, क्योंकि इन जनरल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है. अभी एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, राइट? तो ये जो रेड 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 डॉट्स दिखाए हैं मैंने रॉड के अंदर, दोज आर पॉजिटिव आयंस. ओके, दोज आर पॉजिटिव आयंस, राइट? एंड मैंने जो ये ब्लैक में बताया है, इट इज इलेक्ट्रॉन, एंड आई डोंट केयर फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे हैं. वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत सारा पार्ट इस साल के लिए हटा दिया है, तो मैं बाद में लेने वाला हूँ सब. फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू फोकस ऑन दिस रेड डॉट्स व्हिच आर पॉजिटिव आयंस. ओके, नाउ at room temperature they already have energy, but because they are bulky, heavy है ना. क्यों हेवी है, मैंने इसलिए बताया. पॉजिटिव आयन में क्या क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी है वहां पे, मतलब ये बल्कि है, हेवी है. हेवी है इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं हो सकता, इवन दो एनर्जी है फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन ये अपनी जगह पे वाइब्रेट जरूर होता है. सो बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, रूम टेम्परेचर, these ions, they vibrate about their main position. Good. Now if I hit this rod, तो क्या होगा, if I hit this rod, तो ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मतलब वाइब्रेशन का स्पीड भी बढ़ेगा और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा. अब वही आयन ज्यादा वाइब्रेट होगा. ज्यादा वाइब्रेट होगा मतलब क्या, एक्सपेंशन होने वाला है अब. सो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन, right? So when
matter is heated, it normally expands, and when matter is cooled, it normally contracts. तो अगर मैं मैटर को हीट कर रहा हूं तो एक्सपैंड होता है, अगर उसको मैं कूल कर रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, गुड. सॉलिड्स में ऐसा क्यों होता है अब आपको समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ आयॉन्स. ज्यादा हीट दी, मोर वाइब्रेशंस. कम हीट दी, लेस वाइब्रेशंस. सो हीट at high temperature, with increase in temperature the solid expands, with decrease in temperature it contracts. Correct, right? अब मैं जब एक बॉडी को हीट दे रहा हूं, सॉलिड को, तो तीन चीजें हो सकती है. जैसे ये रॉड है, तो रॉड का एक डायमेंशन ही सिग्निफिकेंट होता है, मतलब लेंथ ज्यादा होती है उसकी. तो व्हेन आई हीट अ रॉड, ओके, इट्स लेंथ इंक्रीजेस, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन में तीन टाइप आने वाले हैं. पहला होगा लीनियर एक्सपेंशन. ओके, सो the increase in length because of increase in temperature is called as linear expansion of the solid. Other thing is, for example, if I have a sheet, मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, मान लो मेटेलिक स्क्वायर प्लेट है, तो मैं जब इस मेटेलिक स्क्वायर प्लेट को हीट करता हूं तो इसका एरिया बढ़ता है, क्योंकि ये जो है टू डायमेंशनल है. जब हीट करोगे तो एक्स भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा. तो there is another thing that is called as aerial expansion or superficial expansion, right? Then third thing, मेरे पास अगर एक क्यूब है, so if I have cube something like this, और मैं इसको हीट करता हूं तो तीनों डायमेंशंस बढ़ते हैं, तीनों डायमेंशंस बढ़ते हैं, राइट? तो दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. गुड. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग पहले थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक थियरी लिख लेंगे, फिर वन बाय वन लीनियर एक्सपेंशन के बारे में लिखेंगे. लीनियर एक्सपेंशन में हमको कुछ नए टर्म्स भी डिफाइन करने हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, राइट? थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, वो चीज. तो वन बाय वन हम करेंगे. सो विल स्टार्ट फर्स्ट विथ डिफाइनिंग व्हाट इज thermal expansion. Okay, right. So when matter is heated, it normally expands. It normally expands, and when cooled, and when cooled, it normally contracts. It normally contracts, right? The atoms in a solid, atoms or molecules, of course. The atoms, मैं सिर्फ atoms लिख रहा हूँ, but of course mostly solids are made up of atoms. Molecular gas होता है normally. So the atoms in a solid vibrate about their mean position, about their mean positions. When heated, they vibrate faster
and with more amplitude and with more amplitude which results in expansion of the solid, which results in expansion of the solids. Okay, I am not going to write anything about gas or liquids because we really don't need it. तो जब लगेगा तब देखेंगे. Right, so then a change in the temperature of a body, you know, can cause change in its dimension. जैसे लेंथ बढ़ना है, वॉल्यूम बढ़ना है, सरफेस बढ़ना है, राइट? तो this increase in the dimension of a body when heated is called as thermal expansion. So expansion due to temperature is thermal expansion. Okay, a change in the temperature of a body causes change in its dimensions. The increase in the dimensions of a body, the increase in the dimensions of a body due to an increase in its temperature is called as thermal expansion, is called as thermal expansion. Okay, so there are three types of thermal expansion जैसे मैंने आपको बताया, फिर हम लोग one by one करेंगे इसको. So there are three types of thermal expansion. There are three types of thermal expansion. First is linear expansion. Second is aerial expansion. एरियल को सुपरफिशियल भी बोलते हैं बिकॉज सरफेस बढ़ रहा है इसलिए. एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपांशन. थर्ड इज वॉल्यूम expansion. Okay, so one by one. First is linear expansion. Okay, तो अब पहले हम इसका थ्योरी देख लेंगे फिर बाद में लिखने का काम करेंगे. So we will just see the basic, very basic mathematics that is involved. It's a very basic mathematics. So let's say we have a rod. हमारे पास एक रॉड है. ओके, जिसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं L है बेसिकली. सो
इसका ओरिजिनल लेंथ L है। ओके, अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा, and the new length will be L plus delta L. So delta L is the increase in length, right? अब दो तरीके से आप थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। एक में आप बोल सकते हो द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज कभी भी याद रखना, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। So the fractional change in length is directly proportional to increase in temperature or change in temperature, right? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो द चेंज इन लेंथ, अभी मैं फ्रैक्शनल नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला द चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ विच इज एल, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। दोनों एक ही चीज है, both are one and the same things. Okay, so some books will say fractional change is directly proportional to change in temperature. Some books will say that change in length is directly proportional to the original length and change in temperature, same है। So मैं लिख सकता हूँ fractional change in length is equal to some constant of proportionality alpha। ये ऊपर का सिंबल प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ये नीचे जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये क्या है, ये हम डिफाइन करने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू नो दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। गुड, तो now I can write down this alpha as delta L by L into delta T, correct? Okay, फिर मैं इसको लिख सकता हूं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा एल क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ L0 अपॉन L0 which is initial length into delta T which is final minus initial temperature। नॉर्मली अल्फा डिफाइन करने के लिए हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो वेयर T0 is 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इनिशियल टेम्परेचर नॉर्मली। बाद में हम लोग जनरलाइज कर देंगे, बट टू डिफाइन अल्फा हम लोग पहले ये बोलते हैं कि T0 जो है इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है। मतलब L0 जो हो गया वो इनिशियल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री हो गया, लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर LT मतलब हो गया लेंथ ऑफ रॉड एट T डिग्री सेल्सियस। सो यू हैव LT एज लेंथ ऑफ रॉड एट T डिग्री सेल्सियस, राइट? गुड, देन T जो है ये फाइनल टेम्परेचर हो गया, ओके, और डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोर्स, है ना? तो डेल्टा एल आपको पता है इट इज चेंज इन लेंथ एंड डेल्टा टी इज इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, गुड। अब अगर मैं मान लूं, इफ आई अज्यूम दैट द इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री इज 1 मीटर, मान लेता हूं मैं, मेरे पास मैं ऐसा मीटर वीटर बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि फिर आप बोलोगे ऐसा यूनिट से क्या,
नॉर्मली L0 सिर्फ 1 बोलते हैं, सीजीएस में होगा तो सेंटीमीटर जो भी होगा, बट नॉर्मली अगर मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल लेंथ 1 मीटर है और इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, राइट? तो फिर अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा क्या था, LT माइनस L0 अपॉन L0 T माइनस T0, राइट? मतलब LT माइनस L0 इन शॉर्ट, L0 की वैल्यू 1 और इंक्रीज इन टेम्परेचर की वैल्यू 1, राइट? हाँ ऑफ कोर्स आप यहाँ पे L0 को 1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यू हैव LT माइनस L0 एज अल्फा। तो अल्फा डिफाइन करने के लिए, सिर्फ डिफाइन करने के लिए हमने अज्यूम किया कि इनिशियल लेंथ 1 है और इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री रखा था हमने, फिर 0 से 1 डिग्री किया, तो कितना लेंथ चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना? हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ? डिफाइन कैसे करोगी? मैं अभी डिफाइन ही कर देता हूं आपके लिए, पहले आइडिया समझ लो। अल्फा क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या था, एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो टी माइनस टी जीरो। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि इनिशियल टेम्परेचर 0 मान लेंगे, मतलब टी जीरो 0 हो गया, एल जीरो को 1 मान लेंगे, और मैंने अब टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया है, तो अल्फा क्या बचेगा, एल टी माइनस एल जीरो। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि ये जो है ये इंक्रीज इन लेंथ है ना, डेल्टा एल है ना, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय एल जीरो था, तो अल्फा इज दस डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ था वहां पे, राइट? कौन से टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने चेंज के लिए, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज increase in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree increase या फिर per unit increase in temperature। मैं वापस बता रहा हूँ, coefficient of linear expansion of a solid is defined as increase in the length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature, correct? Okay, right। तो हमने अल्फा डिफाइन किया है 0 डिग्री के लिए, बट नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है अल्फा की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती, मतलब अल्फा रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोला है, राइट? तो अल्फा नॉर्मली कांस्टेंट है, तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इसको, हम लोग जनरल इक्वेशन बना सकते हैं इसका। हम बोल सकते हैं कि अल्फा को हम बोलेंगे L2 where L2 is length at temperature T2 माइनस L1 where L1 is length at temperature T1। अभी मैंने ये नहीं बोला कि ये 0 डिग्री है, मैंने बोला टेम्परेचर T1, कुछ भी होगा, आई डोंट केयर, राइट? अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब लेंथ एट T1 इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1, ओके, करेक्ट? तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट? तो I am going to repeat this thing over again, right? We will note it down in the next lecture, but for the time being we are going to repeat this। तो ऐसा था that हमने एक रॉड लिया जिसका लेंथ L है, हमने उसको हीट किया, लेंथ बढ़ गया, डेल्टा L इज द इंक्रीज इन लेंथ। तो ये फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, इट इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा
delta t, where alpha is called as coefficient of linear expansion and is given by delta L by L into delta t. तो यहीं पे डिफाइन हो गया था वो. Alpha is defined as change in length per unit original length. है ना? Correct? At 0 degree Celsius for 1 degree change in temperature. Okay, but anyways, this is LT, length at some higher temperature T, minus length at initial temperature, and initial temperature we take it to be 0 degree Celsius, upon initial length at 0 degree Celsius T minus T0. जैसे मैंने आपको बताया T0 हम लोग नॉर्मली 0 लेते हैं, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 लेते हैं, तो L0 लेंथ एट 0 हो गया, LT लेंथ एट टेम्परेचर T हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. राइट, करेक्ट. तो अगर मैं L0 की वैल्यू 1 मान लेता हूं और T माइनस T0 को मैं 1 मान लेता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा जस्ट LT माइनस L0, एंड हेंस वी हैव डिफाइंड अल्फा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ऐसा है. अगर आप अल्फा को जनरलाइज करते हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अल्फा को डिफाइन करना 0 डिग्री पे जरूरी नहीं है, हम लोग उसको 10 डिग्री पे, 20 पे, 15 पे, 18 पे, 30 पे कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है अल्फा की वैल्यू में. इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ लेंथ L2 at temperature T2 minus at temperature T1, L1 is length at T1 upon L1 T2 minus T1, तो ये वैल्यू अल्फा की और ये वैल्यू अल्फा की मोर और लेस सेम आती है. जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री पे डिफाइन करना है हमने. राइट, गुड. सो दैट्स all about linear expansion, and it's all about thermal properties for the day. We will be continuing with this point onwards in the next session.